हेलो बच्चों, हमारे आज के भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3.3 अ क्रो इन द हाउस। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिए। और जैसे मैं आपको हर वीडियो के एंड में हर लेसन के हार्ड वर्ड्स देती हूँ, वैसे मैंने इस वीडियो में भी दे दिए हैं। और जैसे कि बाकी के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो दूसरी भी प्लेलिस्ट है, जैसे ग्रामर की है, लर्निंग स्पोकन इंग्लिश की है, किड्स के कुछ वीडियोस है, 8th है, 9th है, 10th है, तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख सकते हैं, वहां पे आपको ग्रामर की भी लिंक मिल जाएंगी। और एंड स्क्रीन पे भी मैंने आपको एक दो लिंक दी हुई है। और जो अभी वीडियो स्टार्ट रहेगा तो इसमें भी आपको मैंने कार्ड्स ऐड कर दिए हैं, तो आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, अ क्रो इन द हाउस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और एक स्टोरी है, एक क्रो है, क्रो यानी कि कौवा, उसकी एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। ओके, द यंग crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat, when I picked it up and brought it home. Okay, अभी जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं? द यंग क्रो हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट। नेस्ट यानी कि आपको पता होगा बर्ड्स का जो घर होता है उसे नेस्ट बोलते हैं। तो ये एक यंग क्रो है जो कि उसकी नेस्ट में से नीचे गिर गया था, फॉलन यानी कि नीचे गिर गया था। एंड वॉज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड, और बाद में रोड पे गिर गया वो, और वो क्या कर रहा है? फ्लटरिंग, फ्लटर यानी कि फड़फड़ाना। ओके, हम जिसको बोलेंगे इंग्लिश में फ्लाई अनस्टेडीली। तो वो अनस्टेडीली फ्लाई कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। यहाँ पे क्या बोला है? यंग क्रो बोला है, यंग क्रो है वो। ओके, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी उसके जस्ट थोड़े थोड़े पंख निकल आए हो, ऐसा वाला क्रो। ओके, इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय अ कार्ट। कार्ट यानी कि आपको पता है जो गाड़ियां होती है जिसको हाथ से ढकेलना पड़ता है, ऐसी गाड़ियों के नीचे वो क्रश हो सकता था। टोंगा जो घोड़ा गाड़ी होती है, ओके, तो उससे भी वो क्रश हो सकता था। और सेज बाय अ कैट, सेज मतलब क्या होता है? टेक होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली। टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली और फोर्सिबली, किसी चीज को सडनली या फोर्सबली पकड़ना। तो कैट भी उसे पकड़ सकती थी। वो जब रोड पे गिरा हुआ था, वो अपने नेस्ट में से नीचे गिर गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था, वो जो उसके पंख है वो फड़फड़ा रहे थे, तो उसको कैट भी पकड़ सकती थी। वेन आई पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम, जबकि राइटर ने उसे पिक्ड इट अप यानी कि उठाया, और ब्रॉट इट होम यानी कि घर पे लेके आए। राइटर ने जब उसे घर पे लेके आए वहां से उठा के, तब वो इस कंडीशन में था, वो नेस्ट में से नीचे रोड पे गिर चुका था, फड़फड़ कर रहा था, इसके जो पंख है वो फड़फड़ा रहे थे। और वहां पे क्या चांसेस थे कि वो काट के नीचे आ सकता था, टोंगा के नीचे आ सकता था, या तो फिर कैट उसे पकड़ के ले जा सकती थी। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, सॉरी कंडीशन यानी कि बहुत खराब कंडीशन में था, वो फड़फड़ा रहा था, उसे इंजुरीज भी हुई होगी अगर ऊपर से गिरा है तो। अभी इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे दी हुई है, बीक गैपिंग। बीक यानी कि उसकी चोंच, चोंच दी, वो चोंच जो थी वो कैसी थी? गैपिंग यानी कि ओपन थी, खुली हुई थी उसकी चोंच। एंड हेड ड्रॉपिंग, और उसका जो सर था वो उसने लटका दिया था, यानी कि उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और चोंच खुली थी और सर उसका लटका हुआ था। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव, और हम ना, यानी कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि वो जिंदा रह पाएगा। उसकी इस तरह की कंडीशन थी जब हमने इसे घर लाया था, चोंच खुली हुई थी, पंख फड़फड़ा रहे थे, और उसने अपना सर पूरा डाल दिया था, सर का मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो हम लोगों को नहीं लगा कि वो बच पाएगा। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड, पर मेरे ग्रैंडफादर ने और मैंने अपना बेस्ट दिया उसे क्या करने के लिए? टू ब्रिंग इट राउंड मीन्स उसे थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए, उसकी तबीयत में रिकवरी लाने के लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी हमें नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगा। वी फेड इट बाय प्रेजिंग इट्स बिग जेंटली ओपन विथ अ पेंसिल। ओके, प्रेज करना यानी कि क्या होता है? प्राइजिंग, सॉरी। वी फेड इट बाय प्राइजिंग इट्स बिग जेंटली, प्राइजिंग यानी कि क्या होता है?
अभी प्राइजिंग का जो रियल मतलब होता है वो होता है यूज फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ पार्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्टकट में एक छोटा सा मीनिंग यहाँ पे लेना है, ओपन करना। तो पेंसिल की मदद से ग्रैंडफादर ने और राइटर ने क्या किया, उसकी चोच जो है ओपन कर ली। पुशिंग इन अ लिटिल ब्रेड एंड मिल्क, और उसकी चोच में इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके क्या डाला, ब्रेड और मिल्क डाला, ताकि उसके पेट में कुछ तो भी खाना चला जाए। एंड देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू swallow। swallow यानी कि क्या होना, जो हम फूड खाते हैं, कुछ भी ड्रिंक है, फूड है, कुछ भी, तो उसे हमारे थ्रोट से पास डाउन करने के लिए दे देना, यानी कि हम मराठी में जिसको बोलते हैं गिळणे, ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये। ओके, तो उस उन लोगों ने क्या किया, अभी चोच तो बहुत छोटी होगी बिकॉज ये जो क्रो है वो बहुत ही यंग है, तो पेंसिल की मदद से इन लोगों ने उसकी चोच खोली, उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड और मिल्क डाला और पेंसिल बाहर निकाली ताकि वो उस ब्रेड और मिल्क को खा सके। We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine. We varied this diet. Varied यानी कि क्या होता है, शोविंग वेरिएशंस, वेराइटी दिखाना। तो हम लोग उसे वेराइटी वेराइटी के डाइट देते, अलग अलग डाइट देते थे। ओकेजनल डोसेस विथ ओकेजनल, अभी हर रोज वो मिलकर ब्रेड नहीं कर रहा है। वैरिड डाइट यानी कि हर रोज उसे कुछ अलग अलग खिलाया जा रहा है, और उसे ओकेजनल यानी कि कभी कभी वो लोग उसे क्या खाना देते थे, ग्रैंड मदर्स होममेड पम वाइन। उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड फादर और ये राइटर मिलके उनकी केयर कर रहे, लेकिन ग्रैंड मदर में घर पे क्या बनाई थी, होममेड यानी कि घर पे बनाई हुई प्लम वाइन। तो ये भी उसे ओकेजनली पिलाते थे, कभी कभी उस क्रो को पिलाते थे। एंड एज ए रिजल्ट द यंग क्रो वॉज सून ऑन द रोड टू रिकवरी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो यंग क्रो, जो कि इतना बीमार था, लगा भी नहीं था कि वो बच पाएगा, वो क्रो जल्दी से रिकवर हो गया और वो रोड पे जाने लगा। ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट। अभी वो जैसे ही रिकवर हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, उसका फ्रीडम उसे ऑफर किया, यानी कि उसे छोड़ने की कोशिश की, चलो अभी तुम ठीक हो गए, तुम उड़ सकते हो, तुम चले जाओ। उसे बांध के नहीं रखा, केज में नहीं रखा। बट ही डिड नॉट टेक इट। बट वो क्रो को वो फ्रीडम नहीं चाहिए था, वो जाना नहीं चाहता था इनके घर को छोड़ के। इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस। तो उसने वहां से उड़ के जाने की बजाय क्या किया, उसने उस घर को ही खुद का घर बना लिया, यानी कि जिस घर में उसे लाया गया था उसी घर को इसने खुद का घर समझ लिया, वो उड़ के नहीं जाना चाहता था। ग्रैंड मदर एंड आंट मेबल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड। अभी उस क्रो के घर में रहने की वजह से किन किन लोगों को ऑब्जेक्शन था, ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि वो घर में रहे, आंट मैबल भी नहीं चाहती थी कि वो घर में रहे, और इवन सम ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स, ग्रैंडफादर के और भी, ग्रैंडफादर ने घर में और भी कुछ प्राणी पक्षी पाल रखे थे, तो उन सभी को उस क्रो के बाहर रहने से ऑब्जेक्शन था, किसी को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे दिया है बट देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द बर्ड। बट उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो बर्ड को, यानी कि उस क्रो को वहां से भगा सके, क्योंकि वो क्रो खुद ही वहां से जाना नहीं चाहता था। ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, कोई काम-काज संभालना वहाँ का। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम लोगों को क्या लेना है, कि इसने पूरे घर पे कब्जा जमाए रखा था। घर के लोगों को इसके बाहर रहने से ऑब्जेक्शन है, बट ये वहां से जा नहीं रहा था, उसको जाना ही नहीं था। वी वर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम सीजर। अभी घर के लोग जो है, राइटर और राइटर के ग्रैंडफादर, इन लोगों को नहीं पता था कि वो मेल है या फीमेल, जो क्रो है वो मेल है या फीमेल नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, सीजर, यानी कि ये सब लोग उसको सीजर बुलाने लगे। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज ज्वाइनिंग अस एट मील टाइम्स। अभी सीजर इन लोगों को कहाँ पे ज्वाइन करता था, मील टाइम, यानी कि खाना खाने के वक्त इनके साथ आके बैठता था। बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स और बीटल्स इन द गार्डन। अब अब ये पंछी है, क्रो यानी कि एक पंछी है, तो इसने क्या करना चाहिए, गार्डन में पेड़ पौधों पे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, खुद का जो अनाज है वो ढूंढना चाहिए। अब ये क्रो क्या खाता था, ग्रब्स और बीटल्स। बीटल यानी कि आपको पता होगा छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और ग्रब यानी कि क्या होता है,
एक हम उसको क्या बोले, लार्वा टाइप इंसेक्ट होता है एक। ओके, एक छोटा सा कीड़ा ही समझ लीजिए। तो बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स एंड बिटल्स, यानी कि गार्डन में जाके खुद के लिए इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े ढूंढना, बिटल ढूंढना, ये करना चाहिए था। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो ये क्रो क्या करता था, इनको आके, ये देखिए आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, मील के टाइम पे ज्वाइन करता था, खाना खाने के वक्त ये सभी लोगों के साथ वहां पे आ जाता था। ही डांस्ड अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पे डांस करने लगता था, यानी कि तहलका मचा देता था वहां पे। एंड गेव अस नो पीस अंटिल ही हैड बीन गिवन हिज स्मॉल बाउल ऑफ मीट एंड सूप एंड वेजिटेबल्स, जब तक कि उसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो एक बाउल में कुछ खा रहा है। तो जब तक कि उसको उसका खाने का बाउल नहीं मिलता, उस बाउल में क्या क्या रहता था, मीट, मीट आपको पता ही होगा, देन सूप और वेजिटेबल, उसका एक बाउल है जिसमें मीट, सूप और वेजिटेबल है। ये बाउल जब तक उसके सामने नहीं आता था, ही गेव नो पीस, वो शांति से नहीं बैठता था, वो पूरे टेबल पे डांस करता था। ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी कि क्या होता है, शांति से ना बैठना, एकदम वहां पे परेशान करके रखा था सब सब लोगों को। यहाँ पे दिया है फिजेटिंग अबाउट इन्वेस्टिंग थिंग्स। फिजेट मतलब क्या होता है, हम जिसको बोलेंगे मेक स्मॉल मूवमेंट्स, है ना, स्मॉल मूवमेंट, स्पेशली हैंड्स और लेग के, स्पेशली हैंड और फीट के जो स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फिजेटिंग। और इम्पेशंस होना एकदम से, है ना, इम्पेशंस होना। तो यहाँ पे दिया है ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, फिजेटिंग अबाउट इन्वेस्टिंग थिंग्स, इधर उधर कुछ तो भी खोजते रहना, इम्पेशेंट होना, शांति से ना बैठना, ऐसा वो हमेशा करता था। He would hop across a table to empty a matchbox of its content. He would hop, hop यानी कि आपको पता होगा, hop यानी क्या होता है, जंप करना, फुट पे जंप करना, जैसे फ्रॉक करती है, फ्रॉक की जो जंप होती है उसे हॉपिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही आपने कभी कभी देखा होगा रियल में, क्रो जो होता है वो हॉप करता है, एक एक पैर आगे पीछे डाल के नहीं चलता है, वो हॉपिंग, दोनों पैर एट अ टाइम उठा के जंप करता है, उसको बोलते हैं हॉपिंग। तो वो पूरे टेबल पे हॉपिंग करता था। और कब तक करता था, मैच बॉक्स, है ना, हम जिसको माचिस की डिब्बी बोलते हैं, तो मैच बॉक्स पूरा जब तक वो टेबल पे खाली ना कर दे, तब तक वो हॉपिंग करता था। ऑफ इट्स कंटेंट, कंटेंट यानी सेटिस्फाई होना, जब तक वो मैच बॉक्स खाली नहीं होता वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता था कौवा, क्रो खुद को सेटिस्फाई नहीं फील करता था, और मैच बॉक्स खाली करने तक वहां पे जंप करता रहता। और रिप द डेली पेपर टू श्रेड्स, और रिप, रिप यानी कि क्या करना, टीयर, फाड़ देना, और रोज जो न्यूज़पेपर आता है उसको वो फाड़ देता था। कैसे, टू श्रेड, श्रेड यानी कि क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रिप बनाता, पेपर के छोटे छोटे फाड़ के स्ट्रिप बना देता था। और ओवरटर्न अ वेस्ट ऑफ फ्लावर, ओवरटर्न करना यानी कि क्या करना, किसी चीज के ऊपर टिप करना, यानी चोंच से, चोंच से वो जो फ्लावर दान होता है उसके ऊपर टिप करता था, यानी फोड़ना, नीचे गिरा देना, ये सब काम करना। और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स, टग यानी कि क्या होता है, टग मतलब होता है पुल करना, हार्डली, वायलेंटली, सडनली खींचना। और वो कुत्ते की दुम, जो उनका जो घर में पेट डॉग होगा, तो उसकी दुम खींचता था, यानी कि बहुत शैतान कौवा था ये। That crow will be in the sorry the that crow will be the ruin of us, grumble grandmother. Grumble means क्या होता है, complain about something in a bad tempered way, यानी कि जो नानी है ना, जो नानी है, सॉरी ग्रैंड मदर है, वो क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है, क्या बोल रही है कि ये कौवा किसी दिन हम लोगों को बर्बाद कर देगा, रुइन कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, रुइन यानी डिस्ट्रॉय करना। पिकिंग मारीगोल्ड्स ऑफ द कारपेट, नीचे कारपेट जो होता है हम घर में बिछाते हैं, उस पे जो मारीगोल्ड गिरे हैं उसे उठाते उठाते वो बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या दिया था कि वेस्ट ऑफ फ्लावर को ओवरटर्न करता है, यानी कि फूलदान को नीचे गिराना, ये वो उसका काम चलता था। तो वैसे ही यहाँ इसने मारीगोल्ड कारपेट पे गिराए होंगे, तो वो कारपेट पे जो मारीगोल्ड गिरे हैं तो वो उठाते उठाते वो ग्रैंडमदर बोलती कि ये हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगा। कांट यू कीप हिम इन अ केज, क्या तुम इसे पिंजरे में नहीं रख सकते, केज यानी कि पिंजरा। ओके, वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन केज बट ही वॉज सो एंग्री,
अब आंसर क्या आ रहा है कि हाँ, हम लोगों ने ट्राई तो किया उसे केज में रखने के लिए, पिंजरे में रखने के लिए, बट ही वाज सो एंग्री, बट वो बहुत गुस्सा हो गया था जब उसे हमने केज में रखा। एंड ऑब्जेक्टेड विथ सच फियर्स कार्विंग एंड फ्लैपिंग। एंड ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट करने नहीं, उसे बिल्कुल भी एग्री नहीं था वो केज में रहने के लिए। और वो क्या कर रहा था? फियर्स कार्विंग, फियर्स कार्विंग, कार्विंग यानी कि क्या होता है? जो क्रो का आवाज होता है काव का, उसे कॉविंग बोलते हैं। और फियर्स यानी कि क्या होना? अग्रेसिवनेस में, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस में वो काव काव करता था। एंड फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, जोर जोर से चीड़ना, फड़फड़ाना, आवाज करना, ये सब काम वो करता था जब हमने उसे केज में रखा। That it was better for us, for our nerves and peace of mind to give him the run of the house। तो इसी लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया? That it was better, तो हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा, नर्व एंड पीस ऑफ माइंड, और हमारे दिमाग की शांति के लिए भी यही अच्छा होगा कि हम उसे घर में सब तरफ उड़ने दे, घूमने दे, उसे घर यूज करने दे। बिकॉज अगर हमने उसे केज में डाला तो वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. He did not show any inclination. Inclination यानी कि इंटरेस्ट। ये जो कौवा है, जो सीजर है, इसे दूसरे क्रो के साथ, दूसरे कौवे के साथ बनियन ट्री पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया दूसरे कौवों के साथ रहने के लिए। हम लोगों ने उसे वहां छोड़ने की भी कोशिश की। ग्रैंडफादर सेड दिस वॉज बिकॉज, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? ये सब क्यों हो रहा है कि वो घर में ही रह रहा है, वो दूसरे कौवों के साथ जाने के लिए नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? बिकॉज ही वॉज रियली अ जंगल क्रो, बिकॉज ये जंगली कौवा है, ये नॉर्मल कौवा नहीं है। और रेवन ऑफ सॉर्ट्स, रेवन यानी कि क्या होता है? रेवन यानी कि एक ऐसा कौवा होता है जो जंगली होता है, जिसके जो फेदर्स है वो ब्लैक प्लमेज होते हैं। प्लमेज यानी कि उसके जो फेदर्स है वो बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। अभी आप लोगों ने नॉर्मल कौवे देखे होंगे तो थोड़ा सा ग्रे कलर होता है, छोटे छोटे होते हैं साइज में। और रेवन यानी कि जंगली कौवे, जो कि साइज में भी बड़े होते हैं और शार्प ब्लैक कलर के होते हैं। एंड प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कंजेप्शियस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी कैरियन क्रो। ओके, यहाँ पे कहा गया, हाँ। ग्रैंडफादर सेड दिस वाज बिकॉज ही वाज रियली जंगल क्रो, जंगली कौवा है। रेवन सॉर्ट्स ऑफ है, रेवन यानी कि मैंने अभी बताया, रेवन सॉर्ट्स यानी कि बहुत बड़ा साइज का है, और उसकी जो feathers है वो भी एकदम बड़े बड़े हैं। एंड प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कॉन्टेम्प्चुअस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी कैरियन क्रो। ओके, कैरियन क्रो यानी कि कौन से? जो हमारे नॉर्मल कौवे होते हैं, है ना? तो यहाँ पे दिया है कि लिटिल कंटेम्प्ट है। लिटिल कंटेम्प्चुअस यानी कि क्या होता है? कंटेम्प्ट होना यानी कि हम बोल सकते हैं फीलिंग और शोइंग नो रिस्पेक्ट, किसी को लेके रिस्पेक्ट नहीं दिखाना, उसी को हम बोलते हैं कंटेम्पचुअस। ओके, तो यहाँ पे दिया प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कंटेम्पचुअस। अब ये जो कौवा है, जो सीजर है, वो दूसरे कौवे को लेके कैसा है? ऑर्डिनरी कौवे जो होते हैं उनको लेके कैसा है? थोड़ा सा लिटिल कंटेम्पचुअस है, यानी कि ये बाकी कौवों को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, बाकी कौवे उस खुद से वो नीचे समझता है। But it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, और यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीजर है वो बचपन से ही किन लोगों के साथ बढ़ा हुआ है? ह्यूमन के साथ। और इक्वल टर्म्स यानी कि जैसे ह्यूमन जीते हैं, जो ह्यूमन खाते हैं, पीते हैं, घर में रहते हैं, वैसा ही ये कौवा रहा है। इसीलिए वो लिटिल कंटेम्प्ट है, वो दूसरे कौवों के लेके थोड़ा लिटिल कंटेम्प्ट है, दूसरे कौवे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगते। had become snobbish and did not wish to mix with his own kind। snobbish यानी कि क्या होता है? snobbish यानी कि ऐसा पर्सन है ना, ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। तो ये जो कौवा है, ये जो सीजर है, वो स्नोबिश हो गया है। इसको ऐसा लगता है कि मैं हाई स्टैंडर्ड से हूँ, इसलिए वो बाकी कौवों के साथ रहना पसंद नहीं करता, जो कि उसी के साथ के रहने वाले उसके जैसे उनको एक साथ रहना पसंद नहीं करता। He would even squabble with Harold the Hornbill। He would even squabble। Squabble means क्या होता है? हम जिसको बोलेंगे noisy quarrel, जिसको बोलेंगे झगड़ा करना, है ना? quarrel यानी झगड़ा करना। तो he would even squabble with Harold।
द हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम का पंछी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये हॉर्नबिल जो है ये भी इनके घर में है। इस हॉर्नबिल का नाम है हैरोल्ड। ओके, तो इस हैरोल्ड के साथ भी स्क्वेबल, स्क्वेबल यानी झगड़ा करता है। ये जो सीजर है ये हैरोल्ड के साथ भी झगड़ा करता है। पर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ हैरोल्ड्स केज। अब ये जो हैरोल्ड है, ये हैरोल्ड तो अपने अपने पिंजरे में रहता है, तो ये क्रो उसको कैसे परेशान करता है? पर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ द केज। उसका जो केज है, उसका जो पिंजरा है, उसके ऊपर जाके बैठता है और पर्च करना, चोंच से ऊपर से मारता है। ही वुड पेक एट द बिग बर्ड्स फीट। पेक यानी कि क्या करना? बाइट, यानी काटना, उसको काटता था। वो अपने चोंच से क्या करता है? इस हेरोल्ड को काटता है। ही वुड पेक एट द बिग बर्ड्स फीट। बिग बर्ड यानी कि यहाँ पे हॉर्नबिल को ही बोला जा रहा है। वेयर अपॉन हेरोल्ड वुड स्वेयर एंड स्कोल्ड एंड ट्राई टू कैच सीजर थ्रू द बार। अब ये हेरोल्ड ने भी क्या किया? स्वेयर लिया, यानी कि शपथ लिया कि मैं भी इस सीजर को नहीं छोड़ूंगा। और वो क्या करता था? थ्रू द बार यानी कि केज के, पिंजरे के जो बार्स होते हैं, उसमें से सीजर को पकड़ने की कोशिश करता था। इन शॉर्ट दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है। इन टाइम सीजर लर्न टू टॉक अ लिटिल एज ravens sometimes do in the cracked throaty voice। अब ये है सब चलते हुए ही, यानी कि इन दिनों में ही सीजर ने थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीखा। कैसे? रेवंस, रेवन जो होते हैं, जैसे रेवन बोल सकते हैं। रेवन यानी कि मैंने अभी बताया कि जिनके शार्प एकदम ब्लैक फेदर्स होते हैं, ऐसे कवे, तो वो कवे शायद बोल पाते होंगे। तो उन्हीं कवों की तरह इसने भी, सीजर ने भी बोलना सीखा, लेकिन कैसा? क्रैक्ड एंड थ्रोटी वॉइस, यानी कि कौवे का आपने आवाज कभी सुना होगा, काव काव करते हुए थोड़ा सा थ्रोटी और क्रैक, तो सा टूटा हुआ सा आवाज आता है। तो उसी आवाज में इसने, सीजर ने बोलना सीखा। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर की साइड में है, ये बैठा रहता। ये जो कौवा था, ये बहुत घंटों के लिए, काफी सारे घंटों के लिए कंटिन्यू एक ही विंडो पे बैठा रहता था। बैंगिंग ऑन द ग्लास। बैंग करना यानी कि क्या करना? देखो, बैंगिंग ऑन द ग्लास विद द बिग एंड कॉलिंग हेलो हेलो। बैंग करना यानी कि चोंच से जोर जोर से ग्लास के ऊपर मारता था ये। और क्या करता था? हेलो हेलो करके वहां पे बोलता रहा, यानी कि घंटों घंटों बाहर, विंडो के बाहर बैठा रहना, वहां पे बैठ के जो विंडो का कांच है, उसके ऊपर चोंच से जोर जोर से मारना और हेलो हेलो करते रहना। ये वो करता था क्योंकि वो बोलना सीखा था। He seemed to recognize the click of the gate। और ऐसे लगता है कि वो क्लिक ऑफ द गेट, यानी कि गेट का आवाज रिकॉग्नाइज करता था, यानी पहचानता था। When I came home from school। जब भी राइटर स्कूल से घर आते थे, तो गेट की जो आवाज होती है खोलने की, उस आवाज को ये कौवा क्या करता था? पहचान लेता था। एंड वुड कम टू द डोर विथ अ हॉप। और जैसे ही राइटर अंदर आए घर में, ये पहचान लेता था कि अभी राइटर है, गेट की आवाज से ही पहचान लेता। और हॉपिंग करते करते राइटर के पास, डोर के पास में आ जाता था। स्किप एंड जंप, हॉप स्किप जंपिंग करते करते वहां पे आ जाता था। सेइंग हेलो हेलो, और वहां पे राइटर के सामने आके क्या बोलता है? हेलो हेलो कंटिन्यू बोलता रहता है। I had also taught him to sit on my arms and say kiss kiss। और राइटर ने भी क्या किया कि उस कव्वे को अपने कंधे पे बिठाने का सिखा दिया। और कंधे पे बैठने के बाद किस किस ऐसे बोलने के लिए वो कव्वे को सिखाया, इस क्रो को सिखाया राइटर ने। While he placed his head gently against my mouth। और वो कंधे पे बैठ के, राइटर के शोल्डर पे बैठ के वो क्या करता था? आर्म्स पे बैठ के अपना जो हेड है वो राइटर के माउथ के सामने लाता था, और फिर राइटर उसे किस करते थे, है ना? तो ये उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी दोनों की अच्छे से। On one of Aunt Mabel's visit, Caesar alighted on her arm। अब ऐसे ही जो आंट मेबल है वो एक बार उनके घर पे आई थी, तो सीजर क्या क्या, सीजर अलाइटेड ऑन हर, अलाइट यानी कि हवा में से उड़ के आके आर्म्स पे बैठना। तो वो कहीं होगा घर में, तभी आंट मेबल आ गई, तो वो आके आम, आंटी के आम पे बैठ गया। एंड कैकल, किस किस। और वो आंटी के सामने क्या बोलने लगा? कैकल करने लगा, किस किस करके, बिकॉज राइटर ने उसको सिखाया था। आंट मेबल वॉज डिलाइटेड। आंट मेबल भी ये सुन के बहुत खुश हो गई कि अभी ये पंछी मुझे इतना अच्छे से बात कर रहा है। एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड। फ्लैटर यानी कि क्या होता है? हम जिसको बोलेंगे एकदम खुश हो जाना,
है ना, यू आर प्लीज्ड अबाउट समथिंग जिसको बोलेंगे, किसी चीज को देखने के बाद या किसी ने हमारे साथ कुछ करने के बाद, जैसे कि सरप्राइज देना वगैरह, किसी चीज को देखने के बाद हम जब खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही फ्लैटर यानी कि आंटी पॉसिबली फ्लैटर थोड़ा खुश हो गई थी, एंड leaned फॉरवर्ड फॉर अ किस, और आंटी ने क्या किया, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गई उस क्रो को किस करने के लिए। बट सीजर्स अटेंशन शिफ्टेड टू माय आंट्स ग्लीमिंग स्पेक्टेकल। ग्लीमिंग यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होता है, स्पेक्टेकल यानी कि चश्मा। तो आंटी ने जो चश्मा पहना हुआ था, वो उसकी जो चमक थी वो चश्मे की, वो कांच की, तो उसकी तरफ सीजर का ध्यान चला गया, एंड थर्स्टिंग एट देम एंड विथ हिज बीक। और जैसे ही उसका ध्यान उस स्पेक्टेकल की तरफ चला गया, तो उसने क्या किया, अपनी चोंच से उसे ढकेलना शुरू कर दिया उस स्पेक्ट को, एंड नॉक्ड हिम देम ऑफ। और उस चश्मे को से अपनी चोंच से टिप टिप करना शुरू कर दिया, चोंच से नाव नॉक करना शुरू कर दिया। अब आपकी आंखों के सामने आपने चश्मा लगाया है और उसके ऊपर ये नॉक कर रहा है, तो इट वाज लाइक थोड़ा सा वायलेंट वे में वो नॉक कर रहा था, बिकॉज वो डर गया था कि वो जो स्पेक्ट है वो थोड़ा सा शाइन कर रहा था। एंड मेबल नेवर वो सक्सेस विद द पेट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंत मेबल को इसके साथ इसके साथ ही नहीं, सारे पेट्स के साथ कोई सक्सेस नहीं मिला, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती थी। पेट और पेस्ट। ग्रैंड मदर इंसिस्टेड। अब ग्रैंड मदर क्या बोलती है, ये पेट है या पेस्ट है। पेस्ट यानी कि क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, जिस जो बर्बादी करने वाला इंसेक्ट होता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है ये सच में पेट है जो हम घर में पालते हैं, या ये पेस्ट है जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होता है, ये वैसा वाला है। बिकॉज ग्रैंड मदर को पसंद नहीं है वो घर में रहता है। ग्रैंडमदर इंसिस्टेड दैट सीजर वॉज अ पेस्ट। ग्रैंडमदर क्या बोलती है उसको, वो पेस्ट है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स। इट्स मीन्स, यहाँ पे देखो एंगेजिंग का मतलब दिया है, हियर इट मीन्स चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। अभी उसकी कुछ अच्छी आदतें भी होती होंगी लेकिन ग्रैंड मदर को पसंद नहीं है, तो ग्रैंड मदर क्या बोलती है, ये पेट नहीं ये पेस्ट है। इफ ही हैड restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. अगर घर के अंदर की उसकी अगर एक्टिविटीज देखी जाए तो वो बुरा नहीं था, है ना। अगर उतनी एक्टिविटीज हम छोड़ेंगे, उसको कुछ बैड हैबिट्स थी, उसकी अगर कुछ बैड हैबिट छोड़ दी तो वो उतना बुरा भी नहीं था। बट ही टुक बट ही टुक टू विजिटिंग नेबरिंग हाउसेस एंड स्टीलिंग पेन्स एंड पेंसिल्स। अब वो क्या करता था, नेबर के घर में जाता था और पेन और पेंसिल चुरा के लाता था। हेयर रिबिन्स, जो हम रबर रबर बैंड्स लगाते हैं, हेयर के रिबिन्स, वो चुरा के लाता था। कोम्ब, लोगों की कंघी चुरा के लाता था। की, लोगों की कीज जो होती है वो चुरा के लाना। शटल कॉक यानी कि बैडमिंटन का जो फ्लावर होता है वो चुरा के लाना। टूथ ब्रशेस एंड फॉल्स टीथ। फॉल्स टीथ यानी कि नकली दांत, लोगों के नकली दांत चुरा के लाना। कोम चुरा के आना, की चुराना, टूथ ब्रशेस, हेयर रिबिन, पेन पेंसिल, ये सब वो लोगों के घर से उठा उठा के लाता था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथ ब्रशेस। उसे स्पेशली क्या पसंद था उसे, टूथ ब्रशेस से ज्यादा पसंद थी। एंड मेड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम। राइटर के रूम में जो कबर्ड, यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये जो है कबर्ड है रूम में, और उसके ऊपर देखिए उसने पूरा सामान इकट्ठा किया है। तो राइटर के रूम में जो कबर्ड है उसके ऊपर वो सारा सामान ला ला के इकट्ठा करता था। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रशेस। और हमारे घर में काफी सारे नेबर को हम टूथब्रश से ही जानते थे, जैसे कि ये पीला वाला इनका, नीला वाला उनका, रेड वाला उनका। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। एक मजाक का भाग, टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर। और उन दिनों टूथब्रश का सेल चल रहा था। सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर। और वैसे ही ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था, बिकॉज ये लोगों को तंग करता था, इसलिए ग्रैंड मदर का भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था उसकी वजह से। सीजर स्पेड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इन टू द बनिया शॉप। स्पे करना यानी कि क्या होता है, स्पाई करना यानी ऑब्जर्व करना। अब बनिया की शॉप में जाने वाले बच्चों को ये ऑब्जर्व करता था, बच्चों को, और क्या करता था, एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे केम आउट। और जैसे ही बच्चे उस बनिया की शॉप से बाहर आते थे, उनके हाथों से स्वीट को क्या करता था, स्नैच। स्नैच करना यानी कि इन एकदम रूड वे में क्विकली सेज करना, किसी चीज को एकदम रूड वे में पकड़ना, खींचना।
तो वो क्या करता था, जैसे ही बच्चे बनिया के शॉप में जाते उनके ऊपर ध्यान रखता, और बच्चे बाहर आते तो उनके हाथ का स्वीट खींच लेता था। क्लोथ्स पेग्स फैसिनेटेड हिम। क्लोथ के पेग यानी कि हम जो कपड़े धोने के बाद सुखाते हैं उनके जो चिमटे हम लगाते हैं, तो वो जो क्लचेस होते हैं, ये उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लेइंग इन द मड। जब भी नेबर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बाजार में जाते थे और रिटर्न आते थे, तो रिटर्न आके देखते तो उनके जो कपड़े थे वो नीचे मड में गिरे हुए उन लोगों को देखते थे। एंड नो साइन ऑफ पेग। और इनके जो पेग है कपड़ों के, वो कौन लेके गया नहीं पता, बिकॉज वो कौन लेके जाता था, सीजर लेके जाता था। और कहाँ पे रखता था ले जाके, दीज टू फाउंड देयर वे टू द टॉप ऑफ माई कपबोर्ड। और ये जो कपड़ों के जो क्लचेस वो लेके आता था, वो जो क्लिप्स लेके आता था, वो भी वहां पे कबर्ड पे लेके जाके रख देता था। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटी दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर। अभी एक बार सीजर की एक ऐसी एक्टिविटी थी, कुछ तो उसने ऐसा किया था जो फाइनली लीड टू डिजास्टर, यानी कि इसकी वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से उसको दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आवर नेबर्स बीन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लंज एट ही। अब वो क्या करता था, नेबर के घर पे, बाजू वाले घर पे बीन्स, बीन्स यानी आपको पता होगा, वो बीन चुराने के लिए गया था या खाने के लिए गया होगा। तो तभी स्टिक, स्टिक यानी कि लकड़ी, छोटी सी लकड़ी, फ्लंज एट हिम, फ्लंज यानी थ्रो, किसी ने उसकी तरफ फेंक दी, जोर से फेंक दी, ब्रेकिंग हिज लेग। और उस लकड़ी की वजह से इसका पैर टूट गया। आई कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम। और मैं जब उसको लगा तो मैं उसको वहां से उठाया और घर पे लेके गया। एंड ग्रैंडफादर एंड आई वॉश्ड एंड बैंडेज्ड हिज लेग। मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने उसका पैर धोया, जिस पैर को लगा था उसको बैंडेज कर दिया। एज बेस्ट वी कुड। और जितना अच्छे से हम लोगों से हो सके हम लोगों ने किया। बट इट वुड नॉट मेंड। बट इट वुड नॉट मेंड, मेंड यानी रिपेयर ना, लेकिन उसका पैर कुछ रिपेयर नहीं हुआ। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक। और उसने क्या कर दिया, अपना जो सर था वो लटका लिया, और वो बोल नहीं रहा था। ही ग्रीव वीकर डे बाय डे। और दिन ब दिन उसकी तबीयत बहुत खराब होती चली गई। रिफ्यूजिंग टू ईट, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एन ओकेजनल सिप ऑफ ग्रैंडमदर्स होममेड वाइन वॉज ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग। और कभी कभी, बहुत ही रेयर केस में, वो ग्रैंड मदर की क्या करता था, वाइन पीता था। ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग। और वो उसी सीप को लेके थोड़ा थोड़ा, यानी कि जब वो जैसे जैसे दिन जा रहे, कभी कभी एक आध वो सीप ले रहा है। वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफा। एक दिन सुबह क्या हुआ, राइटर को समझ, वो राइटर ने उसे देखा कि वो सोफे पे डेड होके पड़ा था, मर गया था। हिज लेग्स स्टिफ इन द एयर। स्टिफ होना यानी कि क्या होना, हम जिसको स्टिफनेस बोलते, कड़कपना आ जाता है, नॉट इजीली बेंट जिसको बोलते, रिजिड, कड़क हो गए थे उसके लेग्स। और वो उल्टा पड़ा होता, उसके लेग जो थे वो हवा में थे। पुअर सीजर, हिज एंटी सोशल हैबिट्स हैड लेड टू हिज अर्ली एंड। यानी कि बेचारा गरीब कौवा, उसके एंटी सोशल हैबिट्स जो थी, उसी की वजह से उसका जल्दी से एंड हो गया, यानी वो जल्दी ही मर गया। आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन। डग यानी कि खोदना, तो शैलो ग्रेव यानी कि, शैलो यानी कि लिटिल डेप्थ, ज्यादा। अभी कौवा को दफनाने के लिए तो ज्यादा ये नहीं लगता है, तो जितना उसके साइज के लिए लगता है उतना एक खड्डा वहां पे खोदा गया। एंड बरीड हिम देयर। बरीड यानी कि वहां पे दफना दिया गया उसको, अलोंग विथ ऑल द टूथब्रशेस। और जितने भी टूथब्रशेस उसने कलेक्ट किए थे, वो सारे के सारे टूथब्रशेस भी उसके साथ दफना दिए गए। एंड क्लॉथ्स, एंड क्लॉथ पेग्स ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट। और क्लॉथ पेग यानी कि जो कपड़े की चिमटे या कपड़े के क्लचेस उसने जो निकाल के लाए थे, वो भी सारे क्लचेस उसके साथ वहां पे दफना दिए गए। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड। ओके। और फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर की प्राइवेट जू, ये जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसी बुक में से ये लेसन लिया गया है। तो काफी अच्छी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। और एंड में आप देख सकते हैं वो जो कौवा था काफी शैतान था। एंड में फिर उसका किस तरीके से एंड हो गया है एंटी सोशल एक्टिविटीज की वजह से, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बच्चों आप भी अच्छी आदतें लगाओ। अच्छी आदतें होने की वजह से आप आगे चले जाओगे, बुरी आदतें रहेंगी तो आपको भी ऐसे ही कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। ओके। सो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट लेसन के साथ। और अभी के लिए चलो बाय बाय।